नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 6 अक्टूबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले माइक्रो फाइनेंस को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो गाइडलाइन दिए गए हैं उसको लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल यहाँ पर लिखा गया है, हम उसकी चर्चा करेंगे। ऑक्स समझौते को लेकर के एक एडिटोरियल आया है, हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। आईएमडी के द्वारा मानसून के भविष्यवाणी को लेकर के सटीकता कैसे बढ़ानी चाहिए उसको लेकर के एक एडिटोरियल आया है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। पुलिस आचरण को कैसे ठीक किया जाए इसको आधार बना करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल आया है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और चीन के द्वारा अपने तकनीकी क्षेत्र के कंपनियों के लिए जो व्यापक बदलाव किए गए हैं, जो नियम कानून लागू किए गए हैं, उसका फायदा भारत को मिल सकता है। इसको लेकर के जो एडिटोरियल आया है हम उसकी भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है आरबीआई माइक्रो फाइनेंस प्रपोजल डेट आर एंटी पुअर, और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जून 2021 में आरबीआई के द्वारा एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया जो कि माइक्रो फाइनेंस से जुड़ा हुआ था, और इसी को लेकर के यहाँ पर चर्चा किया गया है और कहा गया है लेखक के द्वारा कि यहाँ पर जो प्रपोजल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया है वह एंटी पुअर है और कहीं ना कहीं प्राइवेट माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को सपोर्ट करता है। यहाँ पर उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक की अनदेखी करते हुए यहाँ पर प्राइवेट माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस तरह के बदलाव किए गए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के लिए एक नया नियामक ढांचा बनाने का प्रस्ताव दिया गया है और उसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। यहाँ पर लेखक के द्वारा कहा गया है कि जो समीक्षा माइक्रो फाइनेंस को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था उसका उद्देश्य गरीबों का वित्तीय समावेशन और ऋणदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना था। लेकिन जो सिफारिशें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी की गई हैं वह गरीबों के प्रतिकूल हैं, यानी कि यहाँ पर गरीबों के लिए वित्तीय समावेशन का ध्यान नहीं रखा गया है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि यदि इसे लागू किया जाता है तो इससे निजी वित्तीय संस्थानों को फायदा पहुंचेगा, वे उच्च ब्याज दरों पर ऋण देंगे लोगों को और भारी मुनाफा कमाएंगे। आप सभी जानते हैं कि माइक्रो फाइनेंस ऋण छोटे उद्यमियों, गरीब लोगों के द्वारा लिया जाता है और यहाँ पर ये जो ऋण होते हैं वह कोलेटरल फ्री होते हैं, यानी कि बिना किसी कोलेटरल को रखे हुए आपको ये ऋण मिल जाते हैं। तो बहुत ही छोटे छोटे ऋण होते हैं और लोग अपने छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से छोटे छोटे ऋण लेते हैं। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया कि आखिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा जो लोन दिया जाता है और उस लोन पर जो ब्याज होता है उसकी जो वर्तमान सीमा है उसे यहाँ पर समाप्त कर देना चाहिए। आपको यह ध्यान में रखना है कि जो भी लोन यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा दिए जाते हैं उस पर जो है अधिकतम ब्याज की दर तय होती है और उससे ज्यादा ब्याज आप इन लोन पर नहीं ले सकते। और यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहना है कि जो ब्याज दर की अधिकतम सीमा है उसे यहाँ पर समाप्त कर देना चाहिए और जो ब्याज की दर है वह इन निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के गवर्निंग बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहना है कि ऐसा करने से निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के बीच में प्रतिस्पर्धा के कारण ब्याज दर कम होंगे जिसका फायदा लोगों को मिलेगा। और इसी को लेकर के यहाँ पर आलोचना किया गया है और कहा गया है कि अगर वर्तमान सीमा को समाप्त कर दिया गया तो यहाँ पर निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा ज्यादा मुनाफा को देखते हुए ब्याज दरों को और बढ़ा दिया जाएगा जिसका कि खामियाजा गरीब लोगों को भुगतना पड़ेगा। अगर हम ब्याज दरों पर वर्तमान दिशा निर्देशों की बात करें, यहाँ पर पहला बात यह कहा गया है कि अगर किसी कंपनी के द्वारा माइक्रो फाइनेंस लोन दिया जाता है तो वहां पर वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी फंड की लागत के साथ साथ 10% का मार्जिन ब्याज के रूप में वसूल सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कहा गया है कि जो बड़े एमएफआई हैं, यानी कि जो बड़े माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है,
जिनका कि ऋण पोर्टफोलियो 100 करोड़ से ज़्यादा है, वे फंड की लागत के साथ साथ 10% का मार्जिन ब्याज दर के रूप में वसूल सकते हैं। और जो छोटे MFI हैं उनके लिए जो मार्जिन है वो है 12%, यानी कि फंड की लागत के साथ साथ वह 12% का मार्जिन वसूल सकते हैं। यहाँ पर आप इसे एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा किसी व्यक्ति को 30,000 का लोन दिया जाता है, तो यहाँ पर अगर वह बड़ी MFI है यानी कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, तो उसके द्वारा फंड की लागत यानी कि इस 30,000 पर जो उसका लागत है, मान लीजिए वो 4% है, उसके साथ साथ वह 10% का मार्जिन यानी कि वह टोटल 14% का ब्याज इस लोन पर वसूल सकता है। और अगर वह छोटा MFI है तो यहाँ पर 4% के साथ साथ जो कि फंड का लागत है वह 12% का मार्जिन वसूल सकता है, यानी कि यहाँ पर वह 16% तक का ब्याज इस लोन पर वसूल सकता है। तो एक यहाँ पर यह नियम दिया गया है और दूसरा कहा गया है कि 5 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का जो औसत आधार दर है यानी कि बेस रेट है उसका 2.75 से गुना किया जाएगा और वहां पर जो दर निकल करके आएगा वह जो है ब्याज दर की अधिकतम सीमा होगी। और यहां पर जून 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो औसत आधार दर यानी कि बेस रेट घोषित किया गया है वह 7.98% है, यानी कि 7.98% को आप 2.75 से गुना कर दीजिए जो कि लगभग 21.9 के बराबर होता है, यानी कि लगभग 22% का ब्याज जो है इस लोन पर इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा वसूला जा सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्याज दर है वह पहले से ही बहुत ही ज्यादा है और जिसके कारण इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। और इसलिए आप देखेंगे कि भारत में बहुत ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस कंपनियां काम कर रही हैं क्योंकि यहाँ पर मुनाफा बहुत ही ज़्यादा है। और अगर आप लघु वित्त बैंकों यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और MFI के माइक्रो फाइनेंस पर आधिकारिक ब्याज दर को देखेंगे तो ये ब्याज दर 22 से 26% के बीच में है, जो कि आधार दर से लगभग 3 गुना ज्यादा है। तो यहां पर पहले से ही इन निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा बहुत ही ज्यादा ब्याज वसूला जा रहा है इन छोटे लोन पर। इस एडिटोरियल में इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि ये लोन गरीब ग्रामीण परिवारों के द्वारा लिए जाते हैं, गरीब किसानों के द्वारा लिए जाते हैं, श्रमिकों के द्वारा, अनुसूचित जातियों के द्वारा और पिछड़ा वर्गों के व्यक्तियों के द्वारा इन छोटे छोटे ऋण को लिया जाता है ताकि वह अपने घर में सुधार कर सकें, अपनी बुनियादी खपत की जरूरतों को पूरा कर सकें। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो लोन लिया जाता है वह किन वर्गों के द्वारा लिया जाता है और किन कामों के लिए लिया जाता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो लोन है वो बहुत बड़े नहीं होते हैं। अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए गरीबों के द्वारा इन छोटे छोटे लोन को लिया जाता है। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री को बैठाने के लिए ये लोन नहीं लिया जाता, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन छोटे छोटे लोन में बहुत ही ज्यादा ब्याज दर वसूला जाता है इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा। और अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जो अपर लिमिट है ब्याज की, अगर उसको भी हटा दिया गया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा ये जो ब्याज दर है उसे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पर इस बात को समझाया गया है ए लोन ब्रेकअप वायलेशन। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने इन निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से 30,000 का लोन लिया है तो यहाँ पर इन निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा इस लोन को 24 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जो है बांटा जाता है और उन्हें हर महीने 1640 रुपए देने होंगे और इस 1640 रुपए में 1250 प्रिंसिपल अमाउंट होगा और 390 जो है वह इंटरेस्ट होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो ब्याज दर है वह लगभग 15.6% के बराबर है, लेकिन 24वां महीना आते आते ये जो ब्याज दर है वह 31% के बराबर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर महीने प्रिंसिपल अमाउंट में तो कमी होती है लेकिन जो ब्याज का दर है वह वही रहता है, यानी कि उसे हर महीने 390 रुपए ही इंटरेस्ट के रूप में देने होते हैं। और सही तरीके से कैलकुलेट किया जाए तो अपने आखिरी महीने में उस व्यक्ति के द्वारा इस निजी फाइनेंस कंपनी को जो है 31% के बराबर का ब्याज दिया जाता है।
तो इस बात को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है किस तरीके से इस छोटे से लोन में उस गरीब व्यक्ति के द्वारा कितना बड़ा ब्याज पहले से ही दिया जा रहा है। यहाँ पर इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इस लोन को प्रोसेस करने के लिए इन कंपनियों के द्वारा 1% का एडिशनल चार्ज भी ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है किस तरीके से इन निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा पहले से ही एक मोटा मुनाफा कमाया जा रहा है, और इसको देखते हुए अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो अधिकतम सीमा है ब्याज दर की, अगर उसको उठा लिया गया तो यहाँ पर ये जो छोटे लोन होंगे वह और महंगे हो जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है इस एडिटोरियल में, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर यह बताया गया है कि 1990 के दशक में भारत के जो सरकारी बैंक हैं उनके द्वारा सीधे या गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को माइक्रो क्रेडिट दिया गया था। लेकिन जब यहाँ पर निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने देखा कि यहाँ पर जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा है, तो आपको देखने को मिलेगा कि देश में बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और MFI यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जैसे कई लाभकारी वित्तीय एजेंसियां खुल गईं, और ये सभी इसलिए खुली क्योंकि यहाँ पर रिटर्न जो है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश का जिक्र किया गया है जहाँ पर तेजी से निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का उदय हुआ, और इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आंध्र प्रदेश के माइक्रो फाइनेंस संकट की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था मालेगांव समिति, और इन्हीं के सिफारिशों पर इन MFI पर जो है एक नया नियामक ढांचा 2011 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया गया। लेकिन कुछ सालों के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई बैंक जिसे हम SFB के नाम से जानते हैं यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से जानते हैं, उसे खोलने की अनुमति दी, और ये सारे के सारे जो SFB हैं वह निजी बैंक हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि देश के ऐसे हिस्से जहां पर अभी तक बैंकिंग सुविधा नहीं पहुंची है वहां तक बैंकिंग सुविधा को ले जाना। लेकिन ये जो SFB हैं उनके द्वारा भारी मात्रा में गांव के गरीब लोगों को लोन दिया गया, लेकिन इस लोन पर जो रिटर्न है वह काफी ज्यादा होने के कारण इन SFB ने बहुत ही मोटा मुनाफा कमाया। और इसी को देखते यहाँ पर कहा गया है कि शुरुआत में सरकारी बैंकों के द्वारा माइक्रो फाइनेंस दिया जाता था, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो इन प्राइवेट कंपनियों के द्वारा ज्यादा माइक्रो फाइनेंस दिया जाता है। यहाँ पर डेटा देके इसको समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि जो प्राइवेट MFI है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, उनके द्वारा 31% का माइक्रो फाइनेंस किया जाता है। उसके अलावा जो नए स्मॉल फाइनेंस बैंक खुले उनके द्वारा 19% का माइक्रो फाइनेंस किया जाता है, और 9% का जो माइक्रो फाइनेंस है वह नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के द्वारा दिया जाता है। और अगर हम सार्वजनिक बैंकों के वर्तमान हिस्सेदारी देखें तो वह यहाँ पर 41% के आसपास है, जो कि और कम होने की संभावना है, क्योंकि हमारे देश में जो निजी वित्तीय संस्थान है उनके खुलने का जो रफ्तार है वो काफी तेज हुआ है। और इसी बात को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि चूंकि इन माइक्रो फाइनेंस में बहुत ही ज्यादा लाभ होता है, और इसी को देखते हुए बहुत ही तेजी से निजी वित्तीय संस्थानों का यहाँ पर उदय हो रहा है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो बात कहा गया है कि ब्याज की उच्चतम दर को यहाँ पर हटा लेना चाहिए और वित्तीय संस्थानों के द्वारा ही अधिकतम ब्याज दर की सीमा को तय किया जाना चाहिए, उसके कारण ये जो माइक्रो फाइनेंस है वो और महंगा होगा, और छोटे लोगों को इन छोटे छोटे ऋण के लिए बहुत ही ज्यादा ब्याज चुकाना होगा। आज ये एक और न्यूज पर हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है विथ ऑक्स इंडिया मस्ट कीप इट्स हेड एबव वाटर, और ये टॉपिक जिस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जिस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया गया है उस पर हमने काफी चर्चा किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूएस के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन देने की बात कही गई है, और यहाँ पर यह बताया गया है कि ऐसा डिसीजन लेकर के अमेरिका ने पूरे विश्व को चौंका दिया है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा इस तरह की टेक्नोलॉजी जल्दी से किसी देश के साथ शेयर नहीं की जाती। और यहाँ पर अगर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ये टेक्नोलॉजी देने का भरोसा दिया है तो इसके कहीं ना कहीं बहुत सारे मायने निकलते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जिस तरीके से ये ऑक्स समझौता हुआ है वह चीन को रोकने के प्रयास को एक अलग लेवल पर लेकर के जाता है। और यहाँ पर इस एडिटोरियल में लेखक के द्वारा कहा गया है कि अमेरिका चाहता है
कि ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक में नेट सुरक्षा प्रदाता के रूप में स्थापित हो। यहाँ पर नेट सुरक्षा प्रदाता का मतलब है कि वह हर तरीके से इंडो पैसिफिक के देशों को सुरक्षा दे सकता है। आप सभी जानते हैं कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के द्वारा एक समूह बनाया गया है जिसे हम क्वाड का नाम देते हैं। लेकिन भारत क्वाड को एक सैन्य गठजोड़ के रूप में नहीं देखता। यहाँ पर भारत ने कई मौकों पर यह दोहराया है कि क्वाड एक राजनीतिक और राजनयिक स्तर पर परामर्श करने के लिए एक मंच है और हम इसका इस्तेमाल सैनिक रूप से नहीं करना चाहते हैं किसी भी देश के खिलाफ। और यहाँ पर भारत की अपनी मजबूरियां हैं, क्योंकि चीन हमारा पड़ोसी देश है और हमारे द्वारा किया गया कोई भी काम, उसका जो इफेक्ट है वो हम पर सबसे ज्यादा होने वाला है, क्योंकि चीन के बगल में हम हैं। और इसी को देखते हुए भारत के द्वारा खुल करके ये नहीं कहा जाता कि क्वाड जो है एक सैन्य गठजोड़ है। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसीलिए इस एडिटोरियल में कहा गया है कि भारत को यह ध्यान रखना होगा कि कहीं अमेरिका जो है वह क्वाड के अस्तित्व को ही खतरे में ना डाल दे। यहाँ पर सबसे अंतिम भाग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहा गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूएस के द्वारा अफगानिस्तान को आनन फानन में छोड़ दिया गया और इससे एक बात सभी देशों को समझ में आ गया है कि बहुत ज्यादा भरोसा अमेरिका पर नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर भारत जो है इंडो पैसिफिक में अमेरिका पर निर्भर होकर के सारे काम नहीं कर सकता और इसीलिए भारत को क्वाड को और मजबूत करना होगा, जिसको कि यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। तो बहुत नई बातें यहाँ पर नहीं कही गई हैं, इन सभी बातों पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो उन सभी बातों को ध्यान में रख करके आप इस एडिटोरियल को पढ़ सकते हैं। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है विथ ए बैंग और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। और इस एडिटोरियल में आईएमडी को लेकर के चर्चा किया गया है। आप सभी जानते हैं कि भारत में इस वर्ष जो मानसून है वह बहुत ही अच्छा रहा है। यहाँ पर यह कहा गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून आधिकारिक तौर पर भारत में जून और सितंबर के बीच 87.4 सेंटीमीटर बारिश के साथ समाप्त हो गया है। और अगर हम देखें तो यह ऐतिहासिक औसत यानी कि 88 सेंटीमीटर से सिर्फ 0.7% ही कम है। कहने का आशय यह है कि इस वर्ष भी मानसून जो है वो अच्छा रहा है और लगातार 3 वर्षों से यानी कि 2019, 2020 और 2021 में जो है मानसून का जो प्रदर्शन है वह औसत से बेहतर रहा है। लेकिन यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगस्त के महीने में एक बार यह लगा था कि भारत में जो मानसून है वो कमजोर पड़ चुका है और मानसून में लगभग 9% की कमी का अनुमान लगाया जा रहा था और इसका कारण था अगस्त के महीने में कम बारिश होना, जिसके कारण लग रहा था कि मानसून में 9% की कमी इस वर्ष दिखाई देगी। लेकिन सितंबर के महीने में जो असमान बारिश हुई है उसके कारण यहाँ पर जो आईएमडी का भविष्यवाणी था जिसके द्वारा ये कहा गया था कि इस वर्ष मानसून सामान्य से ज्यादा होगा, वह भविष्यवाणी सफल हो पाया क्योंकि सितंबर के महीने में 35% अधिक वर्षा हुआ है। यहाँ पर यही बताया गया है कि अधिकांश जो वर्षा है वह दक्षिण भारत में हुआ। भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं और जो पूर्वी भारत है उसके बड़े हिस्से में सामान्य से कम बारिश हुआ है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उत्तर पूर्वी भारत में जो बारिश का मौसम होता है वो लंबा होता है। वहाँ पर जो पीछे हटने वाला मानसून है वह भी बारिश करता है और इसीलिए यहाँ पर जो कहा गया है कि उत्तर पूर्व में सामान्य से कम बारिश हुई है उसका जो क्षतिपूर्ति जो है वो अक्टूबर के महीने में हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि चूंकि सितंबर के महीने में बारिश ज्यादा हुआ है इसीलिए यहाँ पर कयास ये लगाया जा रहा है कि सितंबर में जो अधिक बारिश हुई है उससे फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। और इसीलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि चूंकि सितंबर में जो ज्यादा बारिश हुआ उस कारण से इस वर्ष जो मानसून है वह सामान्य और समान से अच्छा रहा। लेकिन आईएमडी को इस बात से संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि सितंबर के महीने में जो ज्यादा बारिश हुआ उसके कारण उसकी जो भविष्यवाणी है वो सही हो गई, बल्कि यह विश्लेषण करना चाहिए कि वह किस तरीके से मानसून की भविष्यवाणी को और बेहतर बना सकता है, यानी कि उसे अपनी टेक्नोलॉजी में और ज्यादा सुधार करना चाहिए जिससे कि हमें मानसून की कमी और अधिक बारिश के बारे में पहले से ही पता हो। और इसलिए कहा जा रहा है कि आईएमडी को अपने मॉडल को और बेहतर करने की आवश्यकता है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 9 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है द मेट ऑन द मैट
और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी और जीएस पेपर 4 इथिक्स से जुड़ा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये, जहां पर पुलिस के आचरण को लेकर के चर्चा किया गया है। और यहाँ पर लेखक आर.के. राघवन के द्वारा ये कहा गया है कि सिर्फ दंड देने से पुलिस के आचरण में कोई भी बदलाव नहीं आ सकता। यहाँ पर नैतिकता की सख्त जरूरत है। पुलिस को नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए ताकि पुलिस के आचरण को बदला जा सके। यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया है कि दुनिया में बहुत सारे जो देश हैं वहाँ पर पुलिस को लेकर के आक्रोश बढ़ता जा रहा है। चाहे आप यूएस की बात करें, यूके की बात करें या फिर इंडिया की बात करें, दुनिया के कई हिस्सों में पुलिस संगठनों पर सभ्य और वैध व्यवहार के लिए भरोसा नहीं किया जाता। और ऐसा तब है जब पुलिस पर लगाम लगाने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, बहुत सारे नियंत्रण स्थापित किए गए हैं, लेकिन उन सभी के रहते पुलिस का जो आचरण है जनता के प्रति वो बदल नहीं रहा है। न्यायपालिका के द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली में इस विकृति को दूर करने के लिए काफी कोशिश किया गया है। बहुत सारे जजमेंट हैं भारत में इसको लेकर के। आप सभी जानते होंगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा हाल ही में पुलिस के आचरण पर अपनी आशंकाओं को खुले तौर पर जाहिर किया गया। लेकिन यहाँ पर लेखक के द्वारा जो महत्वपूर्ण बात कही जा रही है वो यह है कि दंड देने से पुलिस के आचरण को सुधारा नहीं जा सकता, बल्कि नैतिकता की एक नई संस्कृति ही उनमें परिवर्तन ला सकती है। और इस तरह के बदलाव को करने के लिए बहुत सारे समय की जरूरत है। दशकों लगेंगे इस बदलाव को करने के लिए, और इस बदलाव को करने के लिए बहुत ही दृढ़ राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नेताओं के द्वारा पुलिस बल का उपयोग किया जाता है, अपराधियों के द्वारा किया जाता है, और जब तक इस तरह की बातों से हम पुलिस को दूर नहीं करेंगे तब तक उनका जो आचरण है वो भी सुधर नहीं सकता। और इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि पुलिस के आचरण को बदलने के लिए एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। इस एडिटोरियल में बताया गया है कि सिर्फ पुलिस को उन्नत करने से उसके आचरण में बदलाव नहीं आ सकता। अगर हम पुलिस को नई टेक्नोलॉजी देंगे, अगर हम थानों में कैमरा लगाएंगे, जो पुलिस थानों में कार्रवाई होती है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, तो इससे कुछ फर्क तो पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर पुलिस की जो मानसिकता है उसमें बदलाव नहीं आएगा। और जब तक हम पुलिस की मानसिकता में बदलाव नहीं करेंगे तब तक जो है पुलिस के आचरण में भी बदलाव नहीं हो सकता। और इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर पुलिस के आचरण को पूरी तरीके से बदलना है जनता के प्रति, तो यहाँ पर पुलिस को नैतिकता का पाठ पढ़ाना होगा कि क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। तो इस एडिटोरियल में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप चाहे कितने भी कानून बना लें, कितने भी सुविधाएं पुलिस को दे लें, लेकिन जब तक उनकी मानसिकता को आप चेंज नहीं करेंगे तब तक पुलिस के आचरण में जनता के प्रति जो बदलाव है वह पूरी तरीके से आपको देखने को नहीं मिलेगा। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 9 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है क्रैक डाउन देयर होप हियर, और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। इस एडिटोरियल में चीन के द्वारा जो अपने फिनटेक कंपनियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है उसका जिक्र किया गया है और कहा गया है कि वहां पर जिस तरीके से चीन की सरकार के द्वारा इन फिनटेक कंपनियों पर लगाम लगाया जा रहा है, कड़े कानून लगाए जा रहे हैं, उससे भारत को फायदा हो सकता है, क्योंकि वहां से जो कंपनियां निकलेंगी वे भारत में आकर के काम कर सकती हैं। आप सभी जानते हैं कि पिछले साल चीन के द्वारा एंट ग्रुप के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को रोक दिया गया, और यह जो कदम है वह पूरी दुनिया के लिए एक झटके के रूप में आया, क्योंकि एंट ग्रुप अलीबाबा की फिनटेक शाखा है जो कि $37 बिलियन जुटाना चाहती थी मार्केट से, और इस कंपनी का जो मूल्य है वह कथित तौर पर $300 बिलियन के आसपास था। लेकिन इन सब के बावजूद चीन के द्वारा एंट ग्रुप के आईपीओ को जो है रोक दिया गया, और चीन के इस कदम को वहां के उद्यमी जैक मा पर लगाम लगाने के प्रयास के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर चीन ने जो है वहां के जो सबसे सफल उद्यमी है जैक मा, उन पर जो लगाम लगाने के लिए उनकी जो फिनटेक कंपनी है उसके आईपीओ को बाजार में आने ही नहीं दिया। और इस प्रकरण के बाद भी चीन में बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट, सर्च इंजन, फूड डिलीवरी ऐप पर जो है लगाम लगाने के लिए व्यापक नियम बनाए गए। उनकी मोनोपोली को दूर करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए। साइबर सुरक्षा के लिए वहां पर बहुत सारी कंपनियों की जांच की गई कि वह पब्लिक का बहुत ज्यादा डेटा जो है अपने पास नहीं रख सकें।
तो यहाँ पर चीन के द्वारा अपने देश में जो फिनटेक कंपनियां हैं उनके ऊपर लगाम लगाने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि चीन की सरकार ये नहीं चाहती कि कोई कंपनी इतनी बड़ी हो जाए कि वह आगे चल करके चीन में जो कम्युनिस्ट सरकार है उसको जो है आंख दिखा सके, उससे लोहा ले सके। यहाँ पर चीन का यह भी कहना है कि चीन नहीं चाहता कि इन फिनटेक कंपनियों के पास जो डेटा है, उनके पब्लिक का जो डेटा है वह किसी दूसरे देश के पास चला जाए। और इन सभी को देखते हुए चीन की कम्युनिस्ट सरकार के द्वारा इन फिनटेक कंपनियों पर लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो काम किया जा रहा है उससे भारत को फायदा हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि भारत में महामारी के दौरान जो डिजिटलीकरण है उसमें तेजी आई है, और अगर भारत इस मार्केट को बढ़ावा देगा अपने यहाँ, तो चीन छोड़ करके बहुत सारी कंपनियां भारत में आकर के निवेश कर सकती हैं। और इसी को देखते हुए यहाँ पर कहा गया है कि भारत को इस क्षेत्र में साझेदारी के लिए अपने मित्र देशों के साथ समझौते करने चाहिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरीके से भारत ने ताइवान के साथ भारत में ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगाने के लिए बातचीत शुरू कर दिया है, उस तरह के बहुत सारे समझौते भारत को अन्य देशों के साथ भी करने होंगे। भारत ने जो पिछले दिनों बायोटेक और अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रगति की है, उससे यह पता चलता है कि भारत में अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो भारत इस क्षेत्र में भी काफी आगे बढ़ सकता है। और यहाँ पर कहा गया है कि इस अवसर का भारत को लाभ उठाना चाहिए, और अगर भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहता है और दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना चाहता है, तो उसे भारत में स्वदेशी विनिर्माण और कठिन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए ठोस प्रयास करने होंगे। और यहाँ पर कहा गया है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में चीन के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसका फायदा भारत को उठाना चाहिए, और बहुत सारी कंपनियों को भारत में आकर के बिजनेस करने के लिए माहौल बनाना चाहिए। आइए अब आज के विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में आरबीआई द्वारा लगाए गए माइक्रो फाइनेंस पर प्रस्तावित दिशा निर्देशों का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सबसे पहले न्यूज में हमने इस पर खुल करके चर्चा किया है, और जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो यहाँ पर आप भूमिका में समझाएंगे कि भारत के लिए माइक्रो फाइनेंस कितना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए अगर यहाँ पर आरबीआई द्वारा ऐसे चेंजेस किए जाते हैं जिससे कि जो माइक्रो फाइनेंस है वो और महंगा हो जाए, तो वह सही नहीं होगा भारत के लोगों के लिए। इसके मुख्य भाग में जो एडिटोरियल में चर्चा किया गया है किस तरीके से आरबीआई का गाइडलाइन सार्वजनिक बैंकों के कीमत पर निजी ऋण संस्थानों के पक्ष में है, उसको आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करना होगा। आप यहाँ पर जो गाइडलाइन दिए गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ब्याज के अपर लिमिट को यहाँ पर हटा देना चाहिए, उसकी भी आप यहाँ पे चर्चा करें, और उसके होने वाले नुकसान जो हैं उसकी भी आप यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, केवल निवारक दंड नहीं, नैतिकता की एक नई संस्कृति पुलिस के आचरण को बदल सकती है, विश्लेषण करें। तो जैसा कि हमने चर्चा किया कि बहुत सारे कानून बनाने के बाद भी, बहुत सारे सुधार करने के बाद भी जो पुलिस का आचरण है जनता के प्रति, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, और उसी को लेकर के यहाँ पर आपको चर्चा करना है। जब आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे तो आप यह समझाने का प्रयास करेंगे कि भारत ही नहीं दुनिया के बहुत सारे देशों में पुलिस के आचरण को लेकर के आपत्ति उठाई गई है, लोगों के द्वारा उन पर भरोसा नहीं किया जाता। और इसके मुख्य भाग में आप ये समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से नए कानून बना करके, थानों में कैमरे स्थापित करके थोड़े बहुत बदलाव तो लाए जा सकते हैं, लेकिन जब तक पुलिस की मानसिकता में चेंज नहीं किया जाएगा तब तक जो है उसके आचरण में भी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। और इन सभी बातों को लेकर के आपको यहाँ पर चर्चा करना है। आशा करता हूँ कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। मेरे द्वारा जो बातें कही गई हैं उसको सुनने के बाद आपको ये टॉपिक आसानी समझ में आ जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।